व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लाइज। अभी मैंने एक वेब सीरीज देखी चेरनोबिल, और वो चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। और उसमें वेलेरी लेगासोव जो उस इंसिडेंट के बाद टीम में थे, जो उस डिजास्टर को रोक रही थी और जिन्होंने बाद में रिपोर्ट बनाई, उन्होंने उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लाइज, मतलब झूठ की कीमत क्या है। अब उस सीरीज में दिखाया है कि किस तरह से लोगों जो न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट कर रहे थे उनको ये बताया गया था कि ये रिएक्टर कभी एक्सप्लोड कर ही नहीं सकता, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्टर है, आरबीएम के रिएक्टर, और ये कभी भी एक्सप्लोड नहीं करेगा। उनके सारे एक्शंस उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से थे कि कभी एक्सप्लोड नहीं करेगा, तो उन्होंने सब कुछ उसके साथ टेढ़ा मेढ़ा काम किया और फिर वो एक्सप्लोड कर गया, बिकॉज दे डिडंट नो। उसके बाद भी जब वो फूट गया तो आसपास के एरिया को तुरंत वेकेट करना चाहिए था, पर वो चीज भी आसपास के एरिया में जो लोग थे उन तक पहुंची नहीं। तो अगेन उसकी वजह से काफी लोगों को की जान गई, काफी नुकसान हुआ। तो इसलिए वो पूछते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लाइज। लाइज यानी झूठ की कीमत ये होती है कि लोग उसको लेके एक ऑनेस्ट जजमेंट नहीं कर पाते हैं, और जब ऑनेस्ट जजमेंट नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से उनका बहुत नुकसान होता है। इनफैक्ट ये चीज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा फैली हुई है। होता क्या है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और डेफिनेटली मेहनत करते हैं, तो हम सब टीचर्स में गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि जो हम कह रहे हैं वो सच है, बस वही सच है। इनफैक्ट ये बड़ा ही इनोसेंट वे है झूठ कहने का। कैसे झूठ? कि पेपर मेरे नोट से ही आएगा, जबकि कितनी बार जेई और नीट इस चीज को तहस नहस कर चुके हैं कि नहीं भाई, आपके नोट सब कुछ नहीं है। तो ये चीज बच्चे को पता होनी चाहिए, पेपर इजी आएगा। भाई किसने कह दिया? मेंस तक का तो इजी आता नहीं है, अब एडवांस तो बहुत ही अलग लेवल पे जा रहा है। अब नीट ने भी इजी का चक्कर छोड़ दिया, ये सिलेबस में नहीं है। अब सिलेबस में नहीं है कैसे पता? आर यू सेटिंग द सिलेबस? आर यू डिसाइडिंग द सिलेबस? और बच्चे टीचर्स की बात सुन के ऐसा समझते हैं कि बस सिलेबस में जो लिखा है, जो टीचर ने बोल दिया वही है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, ये सबसे बड़ा इनोसेंट झूठ है कि सिलेबस ये है। सिलेबस क्या है? सिलेबस में एक गाइडलाइंस दी हुई है बस वेबसाइट पर। उस गाइडलाइंस को हम सारे टीचर्स पढ़ते हैं और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। किसी ने जेई से सवाल नहीं पूछा कि ये आएगा कि नहीं आएगा, जो हम एकदम गॉड लाइक मोड में डिक्लेयर कर देते हैं। और एक्चुअली इस इंटरप्रिटेशन के हर साल चेंजेस होते हैं। लोग सोचते हैं जो हमने इंटरप्रेट किया है वही सही है, ऐसा नहीं होता है। हर साल चेंजेस होते हैं। आप देखो, अगर चेंजेस नहीं हो तो फिर मॉड्यूल्स सेम ही मॉड्यूल जो पिछले 10 साल से बने हुए वही मॉड्यूल चलते रहे। इंस्टीट्यूट हर साल मॉड्यूल चेंज करते हैं, उसमें करेक्शंस करते हैं, चीजें हटाते हैं, चीजें इंक्लूड करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट वगैरह ने वो चीजें नहीं पढ़ाई हैं, फिर जेई में आई और फिर पता चला कि इसको ऐसे भी दिखाना चाहिए तो फिर डाला गया। आपको ऐसा लगता है ना कि आप सारे पीवाईक्यूज कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पीवाईक्यू से मिलते जुलते क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। बट जेई सरप्राइज करता है, इस साल भी सरप्राइज किया है। और जो लोग ये सोचते बस ऐसा ही होगा, यही आएगा, और उनको दिक्कत होती है। इनफैक्ट मेरे 22 ईयर का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सिलेबस में जो मेंशन्ड है वो है क्या सिलेबस। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये भी कोई कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। और मेरे को 22 साल में इससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो सिलेबस में वेबसाइट पे मेंशन्ड है वो है सिलेबस, पहली चीज। दूसरा, क्या आ चुका है अब तक उसको इंक्लूड करो, अगर उससे आपको पढ़ के अंदाजा नहीं लगा है। क्योंकि कई बार नई चीजें आती हैं, नई चीजें ऐसी आती हैं कि वहां पे कहीं ऐसी चीजें मेंशन नहीं है कि ये आएगा वो नहीं आएगा। रियल एनालिसिस के बारे में लिखा नहीं था, क्वेश्चन आया है। तो ये सब चीजें इनफैक्ट सिलेबस में से हटा देते हैं कि हार्मोनिक मीन की बात नहीं करेंगे, आ गया। एजीपी की बात नहीं करेंगे, आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो क्या आ चुका है उसके हिसाब से ध्यान रखो। और तीसरी चीज जो बहुत क्रूशियल है कि जो हमने पढ़ा है, अगर उस सिलेबस से कोई भी चीज तुरंत एप्लीकेशन से मात्र 25-30 सेकंड में आ सकती है तो वो सिलेबस में है। 25-30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कोई चीज 1.5 घंटा डेरिवेशन के बाद आती है तो वो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 25-30 सेकंड के आसपास की दुनिया है, उसको तो सिलेबस मानना चाहिए। कई लोग इतना रिजिड हो जाते हैं और रिजिड होने के चक्कर में, मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूं जस्ट टू शो कि एक इनोसेंट लाई, और मैं ये नहीं कह रहा ये इनोसेंट लाई है हमारी कोचिंग फील्ड का, ये इसी एग्जांपल से मैं आपको शो करूंगा कि ये इतना इनोसेंट लाई है और कभी भी जेई इसको कितना आराम से एक्सप्लॉइट करेगा, आप ही खुद डिसाइड कीजिएगा।
मैं आपके सामने एक बहुत ही इनोसेंट चीज दिखा रहा हूं, और सब लोग जो भी कहीं भी पढ़ रहे हैं एक बार इसके बारे में सोचिए, वीडियो एंड तक देखिएगा कि एक पॉइंट दिया है ए 2,4, बी पॉइंट दिया है 6,2 और सी दिया है 10,0। तीन अच्छे अच्छे पॉइंट दिए। ए बी की लेंथ निकालनी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। अब सब लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या चीज है, ये तो सब जगह पढ़ाया जाता है, सब हो रहा है। रुको, साथ में ये भी मेंशन्ड है कि एक्सिस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। अब जैसे ये सेंटेंस आता है ना, एक्सिस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, इस सेंटेंस को सुनते ही अचानक टीचर स्टूडेंट को प्रोग्राम कर देते हैं, ये तो सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आने वाला है, अब आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, करने की जरूरत ही नहीं है। लेंदी है, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ही सिलेबस में नहीं है, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले लगने वाले, फॉर्मूले क्यों डिराइव कर रहे, क्या कर रहे हो। लेट मी सॉल्व एंड यू डिसाइड वेदर इट इज एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस, या फिर ये वापस एक चेरनोबिल जैसा डिजास्टर है जो आपको अपने पेपर में होता हुआ दिखेगा कि आप सोच रहे थे आउट ऑफ सिलेबस है, और क्योंकि आपको पता ही नहीं है सच्चाई की ये इतने आराम से आपके ही फंडे से सॉल्व होगा। एक बार इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और फिर समझिएगा अपने आप, एक ऑनेस्ट कॉल लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं वो सही बात है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। ये होती है इंक्लाइंड एक्सिस, जिसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है। नॉर्मल एक्सिस में जो आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं उसमें 90 डिग्री होता है। ये पॉइंट ए 2,4, ओके, ये डायग्राम होता है। तो रादर देन ये वाली एक्सिस, अब एक्सिस ऐसे बनती है। अब डेफिनेशन क्या है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की, मतलब इसमें अगर ये पॉइंट 2,4 है तो 2 क्या है और 4 क्या है, दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द पीपल ये जवाब देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो 2 होगा, ये लेंगे वो 4 होगा। तो ये 2 ये 4, तो ये 2,4 आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। यू विल, मोस्ट ऑफ यू विल गिव दिस डेफिनेशन, यही देने वाले हैं, पर ये गलत है, ये डेफिनेशन नहीं है, और यही है झूठ की कीमत, क्योंकि आपको डेफिनेशन ही गलत पता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होते कोऑर्डिनेट्स। एनसीईआरटी क्लियरली बताता है कि ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर नहीं होते, दीज आर डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग एक्स एंड वाई। तो जो 2 है वो डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग एक्स है, वाई है 4 है वो डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग वाई है। 2 इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग लेना है। अब लोग बोलेंगे क्या फर्क पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हो ये पॉइंट है 2,4 है, तो आप यही कह रहे हो ना एक्स एक्सिस के अलोंग जाओ तो 2, वाई एक्सिस के अलोंग जाओ तो 4। मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं तो बस इधर परपेंडिकुलर ही तो बना रहा हूं, आप फालतू की बातें कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, फर्क है। यहां देखो, जिसको सही डेफिनेशन पता है वो कुछ और करेगा, जिसको गलत डेफिनेशन पता है वो ये येलो वाली लाइंस बनाएगा। पॉइंट 2,4 है, 2,4 का डिस्टेंस वाई एक्सिस से लेगा वो परपेंडिकुलर, जिसको गलत पता है, और इधर से 4 लेगा, बोलेगा ये 2 है ये 4 है। दिस इज हाउ ही विल इंटरप्रेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि उसने एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं पढ़ी है। आप एनसीईआरटी खोलिए, डेफिनेशन खोल के देख लीजिए। अब ये है 2,4 एक्चुअली, कि डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज 2, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस इज 4। दिस इज द डेफिनेशन। ये है कोऑर्डिनेट्स 2 और 4 के। मतलब वो जो डायग्राम उसमें क्वेश्चन एबीसी वाला दिया था, वो ये डायग्राम है सिंपल सा, कि ए 2,4 है, बी 6,2 है, सी 10,0। और एक बार मेरा मेथड एंड तक देखिएगा, अगर वो मेथड देखने के बाद आपको लगता है ये सिलेबस में नहीं है तो मुझे बताइए। जस्ट टेक एन ऑनेस्ट कॉल, डू नॉट गेट ट्रिगर्ड मत होइए, नहीं ये है, मेरा टीचर मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। अरे वो झूठ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है वो झूठ है। सुन लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, लेट्स सी। ये 2 है, ये 4 है, जैसे इसमें है, ये 6 है, ये 2 है, क्योंकि ये पॉइंट 6,2 है, और ये 10 है, ये डायग्राम। अब कैसे करोगे इसको सॉल्व, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है। और मैं ये नहीं कह रहा इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, पर ये 2-3 चुन्नू मुन्नू तो ऐसे ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आप वेक्टर्स ले लीजिए भाई, वेक्टर्स ले लीजिए। ये 2 इंक्लाइंड एक्सिस है ना, तो इस डायरेक्शन में एक ए कैप वेक्टर जा रहा है, यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन में एक बी कैप जा रहा है जो ये यूनिट वेक्टर है। जैसे आप परपेंडिकुलर में आई कैप जे कैप लेते थे, इसमें ए कैप बी कैप लोगे भाई। वेक्टर्स तो सबने पढ़ा है ना, ये वेक्टर्स का सवाल है, क्लास 11th का बच्चा कर सकता है, छोटा बच्चा। ऐसे ए कैप इधर है, बी कैप इधर है, तो उससे हुआ क्या, हुआ ये कि अगर ये ए वाला पॉइंट है जिसमें यहां से 2 यूनिट जाना है और यहां से आपको ये 4 यूनिट जाना है,
तो ए कैप की डायरेक्शन में 2 है और बी कैप की डायरेक्शन में 4 है, तो ये 2 ए कैप प्लस 4 बी कैप, यानी इसका पोजीशन वेक्टर 2 ए कैप प्लस 4 बी कैप है, ये 6 ए कैप प्लस 2 बी कैप है, ये 10 ए कैप है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे सारे पोजीशन वेक्टर पता है ए और बी की फॉर्म में, क्या आपने फिजिक्स तक में ये क्वेश्चन नहीं किए हैं? फिजिक्स का वेक्टर्स में, मैथ्स का वेक्टर तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अच्छे लेवल का होता है। फिजिक्स में भी जो वेक्टर्स पढ़ा है उसमें भी इस लेवल के क्वेश्चन किए होंगे ना। ये तीनों पॉइंट है, तीनों के पोजीशन वेक्टर ये हैं, ए कैप और बी कैप 2 यूनिट वेक्टर है जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। ए डॉट बी यानी ए बी cos थीटा हाफ आ जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू cos 60 डिग्री हाफ आ जाएगा, दोनों यूनिट वेक्टर हैं। आई और जे होते थे तो आई डॉट जे 0 आता था, इसमें बस हाफ आ रहा है। तो आप सीधा, ये आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपसे बोला जा रहा है ए बी की लेंथ निकालो, तो ए बी वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज ए बी वेक्टर? ये वेक्टर क्या होगा जिसकी लेंथ निकालनी है आपको? हेड माइनस टेल। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6a प्लस 2b में से 2a प्लस 4b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या बचेगा? 4a माइनस 2b, ये ए बी वेक्टर है। डोंट टेल मी कि हमने फिजिक्स में नहीं किया ये सब। और अब हमें इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है। हाउ डू यू फाइंड लेंथ ऑफ वेक्टर? स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर, पहले लेंथ का स्क्वायर प्लस दूसरे लेंथ का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, इसमें बीच में माइनस है, माइनस आ जाएगा, वही तो हो रहा है। ये पहली लेंथ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर ये माइनस 2v1 v2 cos थीटा, यानी a डॉट बी, ये 16 ये 4 माइनस 16 टाइम्स a डॉट बी हाफ है, सब्स्टिट्यूट कर दो, √12 आंसर है। कौन सा फॉर्मूला याद करना है भाई? कौन सा? जो लोग कह रहे हैं फॉर्मूला है लंबा, फॉर्मूला बना रहे हैं या फॉर्मूला लिख पा रहे हैं, फॉर्मूला कौन सा? इट इज वेक्टर्स। यू आर सेइंग वेक्टर्स इज नॉट इन द सिलेबस। आप ये कहना चाह रहे हैं वेक्टर सिलेबस में नहीं है। मिड पॉइंट ऑफ ए भी निकालना है। अब मिड पॉइंट ऑफ ए भी निकालने के लिए ये वेक्टर्स से हेल्प से और ज्यादा इजी है, क्योंकि वेक्टर्स में ही सेक्शन फॉर्मूला होता है। पोजीशन वेक्टर के लिए बनाया होता है सेक्शन फॉर्मूला, और वो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो हम कोऑर्डिनेट में बस बोरो करते हैं। तो अगर हमें मिड पॉइंट ऑफ ए भी निकालना है, सीधा हमें पोजीशन वेक्टर्स के बीच में सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ये लीजिए, ये पहला पोजीशन वेक्टर, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1 इंटू पहला प्लस 1 इंटू दूसरा अपॉन 1 प्लस 1, ये आंसर आ गया 4a प्लस 3b। यानी जो मिड पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर 4a प्लस 3b होगा। तो यानी यहां से 4, यहां से 3, तो 4,3 है इसके कोऑर्डिनेट्स। डन। अब ये सोचिए, ये जो आंसर है 4,3, ये तो पता बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे 2,4 और 6,2 के बीच में 1:1 रेशियो लगा दूं मैं, वैसे ही तो दिख रहा है। उसी से भी तो 4,3 आता है, बिल्कुल 90 डिग्री वाले जैसा ही आंसर आ गया। ऐसा क्यों हो गया भाई? बिल्कुल 90 डिग्री जैसा वाली आंसर आ गया। ये इंक्लाइन से फर्क क्यों नहीं पड़ा भाई? सेम ही आंसर आ गया ये तो भाई। लेंथ में फिर भी बदलाव हुआ, ये तो बदलाव ही नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, देखो जरा, जब 90 डिग्री वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो ये 2 होता, ये 6 होता, ये 4 होता, ये 2 होता। हमें मिड पॉइंट के बारे में बात करनी है, और मिड पॉइंट का ये और ये डिस्टेंस निकालना है। अब खुद देखो, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, इस ट्रेपीजियम में ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट होगा, पैरेलल लाइन से। तो ये 2 है, ये 6 है, तो ये 2 और 6 का एवरेज होगा, यानी ये 4 होगा। और ऐसे ही ये 2 है, इधर भी देखो एक ट्रेपीजियम बनेगा, इधर भी ये ट्रेपीजियम बनेगा। ये 2 है, ये 4 है, 2 और 4 का एवरेज 3, तो इधर भी 4,3 आता है। इनफैक्ट जो काम इधर होता है वो इधर भी होगा। वापस ये 2 है, ये 6 है, ये देखो वापस एक ट्रेपीजियम ही तो बन रहा है, और ये बीच का चाहिए आपको, ये 4 होगा इन दोनों का एवरेज। ऐसे इधर भी होगा, तो डिफरेंट आंसर आना भी नहीं चाहिए था। ये 2 है, ये 4 है, ये बीच का 3 होगा। दिस इज अ ट्रेपीजियम, ये तीनों पैरेलल है, उधर वो तीनों पैरेलल है। इनफैक्ट 90 डिग्री का तो इस्तेमाल होता भी नहीं है सेक्शन फॉर्मूला यूज करते वक्त। सेक्शन फॉर्मूला डजंट इवन नीड 90 डिग्री, बट ठीक है, हमें उतना सोचना क्या है, हम तो वेक्टर से करेंगे, सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो अगर मिड पॉइंट निकालना है, 1:2 में डिवाइड करना है, 2:3, जिसमें डिवाइड करना है करो, सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगता है जैसे पोजीशन वेक्टर्स में लगता है। इनफैक्ट अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है, वो कैसे निकालें? अब भाई कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। यू आर सेइंग कि मेरे को तीनों पोजीशन वेक्टर पता है एक ट्रायंगल के, मैं एरिया नहीं निकाल सकता। भाई साहब,
11th का न्यू स्टूडेंट भी निकाल सकता है हाफ ए बी क्रॉस ए सी, वो ए बी वेक्टर और वो ए सी वेक्टर, हाफ ए बी क्रॉस ए सी से एरिया आ जाएगा। मॉड लेना है तो सिंपल ए बी वेक्टर निकालो, ए सी वेक्टर निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी वेक्टर ये रहा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 4a माइनस 2b, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया ए सी के लिए 8a माइनस 4b। क्रॉस प्रोडक्ट लो। अब क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल, a क्रॉस a 0, a क्रॉस b तो माइनस 16 a क्रॉस b, b क्रॉस a इज अगेन माइनस 16 टाइम्स b क्रॉस a, और b क्रॉस b 0। अब a क्रॉस b और b क्रॉस a एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं तो 16 और प्लस 16 हो जाएगा, 0 आ गया। मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0, पॉइंट्स कोलिनियर है। और एक चीज सुनो, ये तो कह रही 16 और 16 कट गए इसलिए 0 आ गया। अगर ये नहीं भी कटते ना, लेट्स से यहां पे सिंप्लीफाई करके 4 टाइम्स a क्रॉस b आ जाता, तो a क्रॉस b है ही क्या, लेंथ ऑफ a विच इज 1 इंटू लेंथ ऑफ b विच इज 1 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री √3/2, तो ये आंसर हो चुका होता। वो तो 0 टाइम a क्रॉस b आ गया इसलिए कोलिनियर हो गए, 4 टाइम्स ये आता तो 2√3 आंसर है। मुझे बताओ क्या एरिया निकालना मुश्किल है? यू टेक, आस्क योरसेल्फ, is vectors not in your syllabus? Is the definition of coordinates not given in NCERT? So you mean to say कि हमें इस डायरेक्शन में सोचना ही नहीं, हम दिमाग को शट डाउन कर लें। टेक योर कॉल ऑनेस्टली। मेरा काम था कोई चीज प्रेजेंट करना, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, बट मेरे ख्याल से इतना तो पता कर ही सकते हो यार कि अगर क्वेश्चन आए तो चलो वेक्टर से कर लूंगा, कि कहीं आ जाए उसके बाद हम रोते फिरें। इतना ही तो पता करना, इस वीडियो में इतना तुम सीख ही गए होंगे, हो गया खत्म, दैट इज ऑल। ये मत सोचिए कि इसमें बहुत टाइम लगता है इसलिए नहीं करूंगा मैं, भाई कितना टाइम लगा इसको सीखने में, हो गया, डन, फिनिश, टाटा, खत्म, बाय बाय। अब एक होमवर्क दे रहा हूं, करके देखना, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। एक्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है एच कॉमा के, और सी 0,8 है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एच एंड के इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है, इसके लिए कैसे करना है, क्या चीज यूज करोगे, खुद ही बताओ। एक्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। ऑल्सो हमारा कोर्स चेकआउट कीजिए जिसमें हम लाइव पढ़ाते हैं, और लाइव हम चैट सिस्टम के थ्रू नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे माइक स्विच ऑन करके सीधे डाउट पूछते हैं, बैच की स्ट्रेंथ भी ज्यादा नहीं होती, आप आराम से डाउट पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिलती है, जो अभी तक के लेक्चर्स आपके छूट गए सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बेसिक से हाई तक जाते हैं। कई बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि लेक्चर में भी सिर्फ हाई लेवल ही चलता रहता है, नहीं भाई, बेसिक से हाई होता है। टेस्ट होते हैं और एकेडजा दोस्त भी इसका फ्री मिलता है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। टेक केयर, बाय बाय।